बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अख्ताम पर दुनिया में दो सुपर पावर उभर के सामने आई, जिसमें एक थी सोवियत यूनियन और दूसरी थी अमेरिका। यूरोप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, जबकि ईस्टर्न साइड कम्प्लीटली तौर पर सोवियत इन्फ्लुएंस में थी। फरवरी 1948 को चेकोस्लोवाकिया, जो कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क था, वहाँ की हुकूमत को एक बगावत के ज़रिए कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन की सपोर्ट से गिरा दिया था। इस इंसिडेंट के बाद वेस्टर्न साइड के ममालिक में एक डर पैदा हुआ कि अगर सोवियत यूनियन को नहीं रोका गया तो वो अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न साइड पर भी बढ़ाएगा। फ्रांस, यूके और अमेरिका ने सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए जर्मनी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाकर वहाँ से सोवियत यूनियन को आगे बढ़ने से रोका। इसके साथ साथ बेनोलिक्स कंट्रीज़ फ्रांस और यूके ने 1948 में एक ब्रसल ट्रीटी साइन की, जिसका मकसद एक तरफ जर्मन दोबारा पावर में आकर अटैक करती है तो उसको रोकना, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के हमले से बचना शामिल था। सोवियत यूनियन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मौजूद थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूरोप को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मार्शल प्लान के ज़रिए डॉलर्स फराहम किए, क्योंकि यूरोप की जो इकॉनमी बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, तो उसको बहाल करने के लिए, तो दूसरी तरफ कम्युनिज्म के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकने के लिए। दोनों साइड पर टेंशन बहुत हाई थी और दुनिया अलग अलग आइडियोलॉजी में डिवाइड हो चुकी थी, और ये आगाज़ था कोल्ड वॉर का। सोवियत यूनियन, जो वेस्ट जर्मनी बनने के मुखालिफ था, उसने बर्लिन वॉल खड़ी कर दी थी, जिस पर यूके ने खुफिया तौर पर अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर एक डिफेंस अलायंस बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी। तो वाशिंगटन में 12 ममालिक ने एक ट्रीटी पर साइन किया, जिसको अटलांटिक ट्रीटी का नाम यानी नेटो का नाम दिया गया, जिसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस था। इस ट्रीटी का जो आर्टिकल नंबर 5 था, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जिसके मुताबिक यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के एक या ज़्यादा ममालिक पर हमला नेटो के तमाम ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा, और उस मुल्क के ख़िलाफ़ नेटो में शामिल तमाम ममालिक मिलकर जवाब देंगे। नेटो बनने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ एक तरह से अमेरिका के ज़ेरे साया आ गई थी, और उनको अमेरिकन प्रोटेक्शन मिल गई थी, जो पूरी दुनिया में एटॉमिक पावर था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला बम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। दोनों ममालिक अपना असर रसूख पूरी दुनिया में बढ़ा रहे थे। एशिया में सोवियत यूनियन और अमेरिका, कोरियन जो डिवाइड हो चुका था, उसके ऊपर किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए थे। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरियन आर्मी ने सोवियत यूनियन की सपोर्ट से साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था, जिसके जवाब में यूएन फोर्सेस ने अमेरिकन कमांड में काउंटर अटैक किया। अमेरिका इस जंग में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हो चुका था, और उसको डर था कि अगर सोवियत यूनियन इसका फ़ायदा उठाता है तो वेस्ट जर्मनी पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो नेटो मेंबर भी नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक हद से ज़्यादा आर्म्स का ज़ख़ीरा करने के ऊपर भी उस पर पाबंदी थी, जिस पर अमेरिका फौरी चाहता था कि वेस्ट जर्मनी से आर्म्स की पाबंदी को ख़त्म किया जाए। लेकिन फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग इसके बिल्कुल मुखालिफ थे, क्योंकि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन तीनों ममालिक पर हमला किया था। फ्रांस चाहता था कि एक यूरोपियन आर्मी बनाई जाए, जिसमें जर्मन आर्मी को भी शामिल किया जाए, नेटो के ज़रिए साया काम करे। तमाम मेंबर्स ने फ्रांस के साथ इत्तेफाक किया, मिलिट्री सेटअप तैयार किया गया, और इसका हेडक्वार्टर रॉक्यूनकोर्ट क्लोज टू पेरिस बनाया गया, जिसका पहला सुप्रीम लीडर एडवर्ड आइजनहोवर को बनाया गया, जो यूएसए के बाद में प्रेसिडेंट भी बने। 1952 में ग्रीस और टर्की ने नेटो अलायंस ज्वाइन कर लिया। नेटो हेडक्वार्टर, जो 3 साल तक लंदन में बेस कर रहा था, उसको फ्रांस शिफ्ट कर दिया था। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के बाद वेस्ट जर्मनी के ऊपर से हथियारों की जो पाबंदी थी, उसको ख़त्म कर दिया, और 6 मई 1955 को वेस्ट जर्मनी नेटो का रुकन बन गया, जबकि ईस्टर्न ब्लॉक ने इसका जवाब वार्सा पैक्ट की शक्ल में दिया। ये भी एक तरह का मिलिट्री अलायंस था। दोनों साइड की आर्मी आमने सामने डिवाइड जर्मनी के बॉर्डर पर मौजूद थी। अमेरिकन सोल्जर यूरोपियन सरजमीन पर मौजूद थे, और अब अमेरिकन यूरोपियन सॉइल के ऊपर न्यूक्लियर आर्म्स को इंस्टॉल करने जा रहा था। साइप्रस, अल्जीरिया, माल्टा ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन नेटो ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था। 1966 में फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगॉल, जो नेटो अलायंस में अमेरिकन डोमिनेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, उन्होंने फ्रांस को नेटो के इंटीग्रेटेड कमांड से अलहदा कर लिया था, जबकि नेटो अलायंस में शामिल रहे। फ्रांस आर्मी ने नेटो मिलिट्री एक्शन के अंदर भी हिस्सा लेना छोड़ दिया था, जिस पर फ्रांस में मौजूद 30,000 अमेरिकन सोल्जर ने फ्रांस छोड़ दिया। इसके साथ साथ नेटो हेडक्वार्टर और मिलिट्री कमांड को भी बेल्जियम शिफ्ट कर दिया गया था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने मज़ीद पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल कर दिए थे, जिससे वेस्टर्न जो साइड थी उसमें ज़्यादा डर नज़र आ रहा था। 1983 में सोवियत यूनियन की इकॉनमी बहुत बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन थी वो जम सी गई थी।
तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपेंसिव वॉर्स में उलझा हुआ था। 1986 के चेरनोबिल जौहरी इंसिडेंट ने सोवियत यूनियन को बहुत बुरी तरह वीक कर दिया था। तो दूसरी तरफ मशरकी यूरोप में भी अपना कंट्रोल खो रहा था। सोवियत यूनियन की हामी जो गवर्नमेंट थी वो एक एक करके गिर रही थी। 1989 में बर्लिन वॉल गिरा दिया गया और सोवियत यूनियन के जो आखिरी प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, वो वेस्ट से जर्मनी की रीयूनिफिकेशन की मीटिंग कर रहे थे। गोर्बाचोव चाहते थे कि जर्मनी न्यूट्रल रहे, जबकि वेस्ट चाहता था कि जर्मनी नेटो रुकन बने। जब वेस्ट ने वर्बली वादा किया कि यूनिफाइड जर्मनी की जानिब से नेटो को ईस्टर्न साइड की जानिब 1 इंच भी नहीं बढ़ाया जाएगा और व्हाट्सएप एक जो अपनी जगह मौजूद था, तो नेटो का ईस्टर्न साइड एक्सपेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा इस ट्रीटी पर बिना किसी साइन के आखिरकार गोर्बाचोव जर्मनी के नेटो रुकन बनने पर राज़ी हो गए, जबकि कुछ महीनों बाद ही व्हाट्सएप एक्ट और सोवियत यूनियन का अख्तिताम भी हो गया, जो सर जंग का अख्तिताम था। नेटो ने 40 साल सर जंग के दौरान अपने रुकन ममालिक में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपने मिशन पूरा किया। सर जंग के खात्मे के बावजूद नेटो ने इत्तेहाद को बरकरार रखने के फैसले किया और यूरोप में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नेटो के बॉर्डर से बाहर भी अपने मिशन सर अंजाम देने पर इत्तेफाक किया। बल्कान में यूगोस्लाविया जो आज़ादी की तहरीकों की वजह से कमज़ोर पड़ गया था, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया और बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। लेकिन इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद सर्बियन माइनॉरिटीज़ की थी, जिन्होंने भी अपने अलहदा मुल्क का ऐलान कर दिया और सराजीवो की जानिब पेशकदमी भी शुरू कर दी थी, जिस पर यूएन ने नेटो से कहा कि वो यूगोस्लाविया के ख़िलाफ़ आर्म्स एम्बार्गो की पाबंदी को नाफिज करने के लिए एड्रियाटिक सी के अंदर पेट्रोलिंग शुरू करें। यूगोस्लाविया जो बोस्नियन सर्ब की हिमायत कर रहा था। मज़ीद ये कि यूएन ने बोस्नियन एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन करार देने के हक़ में एक करारदाद भी मंजूर कर ली थी और नेटो को एयर स्पेस के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट के टास्क भी दे दिया था। 28 फरवरी 1994 को 6 सर्बियन जहाज़ों को एक्सक्लूजन जोन में आर्मी फैक्ट्री पर बमबारी करते हुए देखा गया। नेटो क्रिएशन के 45 साल बाद नेटो फोर्स पहली बार डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व थी। उन 4 जहाज़ों को मार गिराया गया, जबकि अगले ही महीने वो बोस्नियन सर्ब के ख़िलाफ़ बमबारी शुरू कर दी, जो 14 दिसंबर 1995 को अमन मुआहदा होने तक बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। 12 मार्च 1999 को पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी ने नेटो अलायंस ज्वाइन कर लिया, जबकि 2004 में बाल्टिक स्टेट, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया और बल्गारिया भी नेटो में शामिल हो गए। 2014 में यूक्रेन में यूरोपियन नवाज प्रोटेस्ट रेवोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर गया। रशियन नवाज गवर्नमेंट गिरा दी गई और मुल्क प्रो रशियन और प्रो यूरोपियन हामियों के दरमियान बढ़ गया। रशिया ने क्योस का फ़ायदा उठाया और क्राइमिया को रशिया में इल्हाक कर लिया, जिसके जवाब में नेटो ने रशिया के साथ तमाम कोऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ लैटविया, एस्टोनिया और पोलैंड के अंदर आर्मी को भी डिप्लॉयड कर दिया। 2017 में मॉन्टीनेग्रो और 2020 में मैसेडोनिया ने नेटो अलायंस शामिल हो गए, जबकि 2021 में नेटो मेंबर्स ने यूक्रेन को नेटो अलायंस में शामिल करने की अपनी पुरानी ख्वाहिश जाहिर की। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस तालिबान को शिकस्त दिए बिना अफगानिस्तान को छोड़ रही थी, जबकि तालिबान एक बार फिर 20 साल बाद अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे थे। 2021 के लास्ट में पुतिन ने नेटो से ईस्ट की जानिब एक्सपेंशन को रोकने के लिए डायलॉग की दावत दी। जब कोई जवाब नहीं आया तो 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने का फैसला किया। जंग के दौरान होने वाले मुज़ाकरात में रशिया ने यूक्रेन से कहा कि वो नेटो में शामिल ना हो और न्यूट्रल रहे, लेकिन जंग की सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब दूसरे ममालिक भी नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। मई 2022 में फ़िनलैंड और स्वीडन ने बाज़ाब्ता तौर पर नेटो में शामिल होने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। अब देखते हैं कि वो कब नेटो में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।